नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं बिहार तक। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार तक में हम विभिन्न राजनीतिक दलों के जो प्रमुख नेता हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और इसी श्रृंखला में आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा इस समय राज्यसभा के सांसद हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं और इस समय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का वो हिस्सा है। कुशवाहा जी राजनीतिक विज्ञान पढ़ाते थे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे और करते करते वो पॉलिटिक्स करने लगे। बहुत बहुत स्वागत है उपेंद्र जी आपका। बहुत धन्यवाद। तो उपेंद्र जी, सबसे पहले सीधा सवाल कि आपकी पार्टी या आप जो है चुनाव तक एनडीए में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? देखिए, इस तरह का सवाल ही मुझको अजीब लगता है। एनडीए में रहेंगे कि नहीं रहेंगे यह प्रश्न कहां से उठता है। अलग बात है कि कुछ लोग इस तरह की भ्रांति फैलाने में लगे रहते हैं और मैं मानता हूं कि इस तरह की भ्रांति जो लोग भी फैलाते हैं, खासकर मेरे बारे में, तो कहीं न कहीं मेरे खिलाफ काम करने वाले लोगों की टीम में शामिल होते हैं, तो इसलिए ऐसी बात करते हैं। वरना कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है। एनडीए में हम हैं और एनडीए में रहेंगे। नहीं, ये सवाल उपेंद्र जी इसलिए भी उठता है क्योंकि पिछले 10 वर्षों में अलग अलग चुनाव में आप अलग अलग गठबंधन में रहे। 2014 में आप एनडीए में थे, 2019 में आप यूपीए में थे, फिर आप एनडीए में आ गए। इसलिए ये सवाल इस बार भी उठ रहा है कि कहीं आप नाराज चल रहे हैं और आप वापस अलग हो सकते हैं, इसलिए ये बात। नहीं, फिर अलग होने का कोई तो आधार होता है। आप कह रहे हैं कि नाराज चल रहे हैं, नाराजगी की बात कहां से आ गई? कोई कारण तो हो नाराज होने का, तो नाराजगी का कोई कारण नहीं है तो फिर ऐसी बातों की चर्चा का कोई मतलब नहीं है। नहीं, ये जो कारण आप कह रहे हैं ये कारण क्या है? तो कारण मैं आपको बताता हूँ। आपका एक पिछले दिनों एक बयान आया कि अगर नाव डूबेगी तो हम अकेले नहीं डूबेंगे, सब डूबेंगे। तो इसके लोगों ने बहुत मायने लगाए, तो इसके क्या मायने थे? आप कहना क्या चाहते हैं? अब जो मायने लगाने वाले लोग हैं उनकी विद्वता पर मुझको तरस आती है। भाई, इस मकान में हम लोग बैठे हैं और कोई इस मकान को अभी ध्वस्त करने की योजना बनाए और इसी कमरा में वह भी बैठा हो, तो स्वाभाविक है ना, हम कहेंगे ना कि भाई आप इसको ध्वस्त करने में लगे हुए हैं तो अकेले उपेंद्र कुशवाहा की कुर्सी नहीं गिरेगी, आपकी कुर्सी भी गिरेगी, आप भी ध्वस्त होइएगा। इसलिए सचेत होइए, ऐसा मत करिए, नहीं ध्वस्त कीजिए। तो इसमें फिर हम इस बात को लेकर के कोई कहे कि नाराज हो गए, स्वाभाविक सी बात है ना। नाव का मतलब एनडीए गठबंधन में हम भी हैं। बिहार में एनडीए अच्छा करेगा तो हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए भी अच्छा होगा। बिहार में एनडीए अच्छा नहीं करेगा तो हमारा भी नुकसान होगा। तो इसमें कहां कोई अर्थ अलग से लगाने जैसी बात हो गई। पर नाव में छेद करने की बात आई कहां से? नाव तो एकदम बढ़िया चल रही थी। नहीं, नाव बढ़िया चल रही है, लेकिन लोकसभा का चुनाव जो हुआ उसका अनुभव भी तो हम लोगों के पास है। पूरे बिहार में नाव बढ़िया चली और शाहबाद और मगध का जो कुछ हिस्सा है उसमें नाव में क्या हो गया और क्यों हुआ तो कोई महागठबंधन के चलते नहीं हुआ। महागठबंधन की कोई राजनीतिक औकात उस इलाके में भी नहीं है, आज भी न तब थी कि एनडीए का बाल भी बांका कर सके। लेकिन एनडीए के ही कुछ लोग, एनडीए का मतलब हम कोई पार्टी पर नहीं कह रहे हैं, कुछ इंडिविजुअल लोग हैं, उनके रवैया के कारण ऐसी स्थिति हो गई कि पूरा शाहबाद साफ हो गया, मगध का अधिकांश हिस्सा साफ हो गया। तो इसके कारण हमने कहा कि भाई पुराना जो अनुभव है उसको, उस अनुभव से कुछ तो आगे के लिए सीखिएगा और आगे के लिए सीखिएगा तो अच्छा रहेगा। और स्वाभाविक रूप से जब भी हम कोई स्ट्रेटजी आगे की बनाते हैं तो पुराना जो हमारा अनुभव है उसको गैदर करके और उसको लेकर के स्ट्रेटजी दुरुस्त बनाते हैं। यही बात तो हम कह रहे हैं कि पुराना अनुभव है, उस अनुभव से हम लोग लाभ लें और स्ट्रेटजी बनाने में इन अनुभवों का इस्तेमाल करें ताकि आगे की स्ट्रेटजी अच्छी हो पाए और विधानसभा चुनाव में एनडीए मजबूती से जीत पाए। तो आपने कहा कि एनडीए की पार्टियां नहीं, कुछ इंडिविजुअल, कुछ व्यक्तियों ने एक तरह से नुकसान पहुंचाया एनडीए को। मैं सीधे आता हूं, जो आपका पिछले बार का लोकसभा चुनाव हुआ था, तो आप किसको जिम्मेदार मानते हैं कि क्या कारण था आपके हार का वहां पर? देखिए, आरके सिंह जी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उस वक्त मंत्री भी थे जब चुनाव लड़ रहे थे। उनका बयान आया है ना, उसको देख लीजिए। और उनका बयान क्या, एक एक व्यक्ति बिहार का जो भी थोड़ा सजग है राजनीति के प्रति वह जानता है
कि क्या कारण हुआ, तो सब लोग को मालूम है, आपको भी संभवतः मालूम होगा। जिस सवाल का जवाब आप हमसे पूछ रहे हैं, इसका उत्तर आपको पहले से मालूम होगा। तो सबको मालूम है, सर्वविदित है, तो इसलिए इस पर अभी व्याख्या करने की कोई जरूरत नहीं। तो उसके बाद आप राज्यसभा में गए आप जो है, और बार बार ये चर्चा होती रहती है, खबरें भी छपी हाल में कि आपको केंद्र सरकार में दोबारा से मंत्री बनाया जाएगा, तो ऐसी कोई बात है? देखिए, मंत्री बनना नहीं बनना, बनाना नहीं बनाना, ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है, इसलिए इस विषय पर कोई टिप्पणी की जरूरत नहीं। पर मतलब आपको मंत्री बनना क्यों नहीं चाहिए? अगर मान लीजिए आप पहले भी मंत्री रह चुके हैं केंद्र में। हमने कहा ना कि प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, तो उनके विशेषाधिकार में हम लोग हस्तक्षेप करें बोलकर भी यह मुनासिब नहीं। तो ऐसा कोई संकेत नहीं है कि आप मंत्री बनेंगे? हम फिर आपके उस प्रश्न का उत्तर इसी तरह से देंगे, दोहरा देंगे, क्योंकि आपका प्रश्न एक ही है, बदल बदल कर आप कह रहे हैं। तो पिछली बार जो सभा में प्रधानमंत्री ने आपसे बातचीत की, ये कहा जाता है कि आप उनका उल्लेख भी नहीं किया था उससे पहले, 1 महीने भर पहले जो विक्रमगंज की सभा थी, तो आप उससे नाराज हो गए। तो इस बार प्रधानमंत्री ने भरपाई करने की कोशिश की, ऐसी बात? देखिए, फिर हम वही नाराजगी का कहाँ कोई मामला था। जिस इशू की आप चर्चा कर रहे हैं, कोई इशू है ही नहीं। हम लोग भी कई जिला में जाते हैं, कहीं सभा में, तो इस तरह की बात हो जाती है। बाद में हमको लगता है कि फलाना नाम छूट गया, तो ये कोई इशू नहीं है कि उनका नाम लिया, इनका नाम लिया। में आपका नाम छूट जाए, ये तो संयोग नहीं हो सकता है ना? कोई इशू नहीं है, चाहे काराकाट हो या कहीं भी हो। तो उस पर कोई बहुत गौर करके यह अर्थ निकाल लेना फिर कि हम नाराज हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रधानमंत्री जी की आत्मीयता हमेशा से रही है, कोई आज नहीं। तो व्यक्तिगत रूप से हम अलग भी हो गए एनडीए से, तब भी उस आत्मीयता में कोई कमी नहीं रही। तो उस ख्याल से कभी मुलाकात होती है तो उसी भाव से प्रधानमंत्री जी मिलते हैं, हम भी आदर सम्मान उनका उसी भाव से करते हैं। और ऐसी चीजें तो व्यक्तिगत होती है ना, कि हम आपका कितना आदर करें, आप कितना कीजिए, यह तो व्यक्तिगत चीज है, कैसे कौन आदमी किसके साथ व्यवहार करता है, तो इसके चलते है, बाकी उसका कोई राजनीति कर। पर इस बार फिर बातचीत क्या हुई? नहीं, बातचीत क्या हुई, कुछ बातचीत तो जो सब लोगों ने देखा, तो चलते चलते बात हुई, तो कोई ऐसी बात नहीं है जिसको इस मंच पर अभी चर्चा के रूप में। चलिए, आप बताना नहीं चाहते, नेचुरली वो व्यक्तिगत बातचीत थी। पर अब आते हैं कि अगर आपने कहा कि मैं एनडीए से नाराज नहीं हूं या एनडीए में ही रहूंगा, तो सवाल ये आता है कि आप कितनी सीटों की मांग करेंगे, क्योंकि 243 ही सीटें बिहार विधानसभा में, उसमें भी जेडीयू और बीजेपी का दावा है 100 सीटों का, तो बचती सीटों में इतने दावेदार है, तो आपका फिर कितना क्लेम है, कितनी सीटें आप चाहते हैं? देखिए, कोई क्लेम जो भी है उसकी चर्चा कोई सार्वजनिक रूप से नहीं की जा सकती है। जहां चर्चा की जरूरत होगी वहां हम करेंगे। और मुझको लगता है कि देखिए, जेडीयू और बीजेपी बड़ी पार्टी है, तो जैसा कि आप ही बता रहे हैं, मुझको नहीं मालूम कि अगर बराबर बराबर दोनों पार्टी लड़ती है, तो जेडीयू और बीजेपी के लड़ने के बाद दोनों तय कर लें, और लड़ने के बाद जो सीटें बचती है, लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान, मांझी जी और हमारी पार्टी, तो हम लोग तो इस रूप में 2015 में भी एनडीए में रहे हैं। और 2015 में जब रामविलास पासवान जी जिंदा थे, तब उनकी पार्टी, हमारी पार्टी और मांझी जी की पार्टी, संयोग से तीनों हम लोग थे। तो जिस अनुपात में हम तीनों के बीच उस समय सीटों का बंटवारा हुआ, जेडीयू और बीजेपी के करने के बाद जो सीटें बचती हैं, उसमें उसी अनुपात में बंटवारा हो जाए, इस तरह की बात हो सकती है। हम सीधे कोई फार्मूला नहीं बता रहे हैं, लेकिन एक हम इस रूप में बता रहे हैं कि इस तरह से रास्ता निकल जाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि उसमें कोई बहुत कठिनाई आएगी। मतलब आप ये कह रहे हैं जो तीनों बची हुई सीटें तीनों पार्टियों में बराबर बांट दी? बराबर बांटने की बात, जिस अनुपात में उस वक्त बटी थी। नहीं, पर उस समय तो जेडीयू एनडीए का हिस्सा नहीं थी, उस समय की बात। हमने कहा ना कि बचने के बाद जो सीट बचेगी, तो हम तीन तो थे ना उस समय, रामविलास पासवान जी, मांझी जी और हमारी पार्टी, हम तीन थे। तो हम तीनों के बीच जो अनुपात था, उस अनुपात में सीटें बांटी जा सकती है। तो इस तरह का रास्ता है जो निकल जाएगा, उसके लिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। तो नीतीश कुमार जी से आपका पुराना संबंध रहा है, और इस बार 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 कहा जा रहा है कि भाई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, चेहरा कौन होगा एनडीए पर,
नाम तो नीतीश जी का लिया जा रहा है, लेकिन क्या सचमुच में वो चेहरा रहेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं, 100% इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही एनडीए बिहार में चुनाव लड़ेगा, नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव जीतेगा और नीतीश जी के नेतृत्व में अगली सरकार एनडीए बनाएगा। नहीं, पर ये बात इसलिए उठ रही है, उनके स्वास्थ्य को लेकर बार बार चर्चा होती है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उनको अब आराम करने की। नहीं, बिल्कुल नहीं, स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। हम आप भी हैं तो कुछ तबीयत कभी खराब हो जाती है, वो अलग विषय है, वरना स्वस्थ हैं। जो काम उनको करना है उस काम के हिसाब से आप देखते नहीं हैं, लोग तो देखते रहते हैं कि बिहार का दौरा भी कुछ दिन पहले उन्होंने किया। हर दिन कहीं न कहीं किसी न किसी कार्यक्रम में होते हैं, तो इतना एक्टिव है मुख्यमंत्री जी, और उसके बाद भी इस तरह की बात उनके बारे में की जाती है, यह मुनासिब नहीं है। नहीं, तो नीतीश जी से आपका जो संबंध रहा है बहुत पुराना संबंध है, और मैंने पढ़ा कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये बात सही है कि आपको उन्होंने सुझाव दिया कि अपने नाम के आगे कुशवाहा लगाइए? नहीं, सुझाव नहीं दिया, उन्होंने खुद कर दिया। हम तब उनके साथ थे और उस वक्त पार्टी में पदाधिकारी बनाने की बात थी, यूथ इकाई, उस जिस समय लोग जिस एक पार्टी में थे, तो यूथ इकाई का गठन हुआ जिसमें पदाधिकारी के रूप में मेरा नाम था और उसमें नीतीश कुमार जी अध्यक्ष बने थे। अखबार में उस वक्त तो अखबार ही ज़्यादा चलता था, तो अखबार में हमने खबर देखी तो थोड़ी निराशा हमको हुई। हम उम्मीद में थे कि मेरा नाम भी पदाधिकारियों की सूची में शामिल होगा, तो मैंने देखा तो थोड़ी निराशा हुई कि मेरा नाम नहीं है। नीतीश जी से फिर उसी दिन मुलाकात हुई तो नीतीश जी ने बधाई दी। हमने कहा कि बधाई किस बात के लिए दे रहे हैं, हम कहाँ पदाधिकारी बने। उन्होंने कहा कि किसका नाम है, तो उपेंद्र प्रसाद सिंह की जगह उपेंद्र कुशवाहा नाम था उसमें, तो हम कैसे समझते उसको। तो कहा कि अरे आप ही का नाम है ना, उपेंद्र प्रसाद सिंह नहीं, उपेंद्र कुशवाहा आप ही का नाम है। तो उन्होंने कर दिया, और कर दिया तो उसके बाद हो गया। तो इसलिए उन्होंने किया, सुझाव नहीं, उनका ही किया हुआ है। तो ये कब की बात है, मतलब ये क्या समता पार्टी के? नहीं, समता पार्टी से पहले, समता पार्टी से, हाँ, जनता दल के समय में। तो जनता दल की, युवा जनता दल की? हाँ, युवा जनता दल बिहार उस समय। तो कुल मिला के उन्होंने नामकरण कर दिया आपका नए सिरे से? हाँ, बिल्कुल, नाम को संशोधित कर दिया एक तरह से। नहीं, तो इसके पीछे जो मैंने पढ़ा कि उनकी राजनीति ये थी कि आपको अपने समाज के नेता के रूप में उभरना चाहिए, या निश्चित रूप से कुछ इस तरह का ही भाव ही होगा, तभी तो नाम चेंज करने की जरूरत उन्होंने महसूस की, वरना क्यों चेंज करते, स्वाभाविक रूप से था ही। तो फिर उसके बाद आपने कोई बदलाव का विचार नहीं किया? नहीं, उसके बाद फिर उसी नाम को हमने कर लिया, वही नाम चल रहा है। तो नीतीश जी के साथ आप रहे भी, मतलब 3 या 4 बार पार्टी में शामिल हुए, फिर अलग होते रहे, तो ये ऐसा बार बार क्यों होता रहा है? देखिए, अलग अलग समय पर अलग अलग कारण था, कोई एक कारण सब हमेशा नहीं था, अलग अलग समय पर अलग अलग कारण था। तो उस कारण से अलग हुए राजनीतिक रूप से, लेकिन व्यक्तिगत जो उनके साथ है मेरा एक संबंध है, उसमें कभी कोई कमी न उनकी ओर से रही न मेरी ओर से रही। तो व्यक्तिगत संबंध हमेशा से ठीक ठाक रहा है, क्योंकि संघर्ष के दौरान जब समता पार्टी का निर्माण हुआ था, तब से लेकर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे 2005 में, तो 10-12 साल तक लगातार हम लोग संघर्ष के समय में साथ थे। तो उतने दिनों तक संघर्ष में जो रोड पर भुजा खाकर संघर्ष करने का काम एक साथ हम लोगों ने किया, तो उस वक्त जो एक आत्मीयता बनी कैसे समाप्त हो सकती है। तो यह हमेशा था, आगे भी रहेगा। अब राजनीतिक रूप से तो कभी कारण हुआ अलग अलग समय पे, जिस कारण से हम लोग अलग हुए। नहीं, तो पिछली बार जब आप अलग हुए तो आपने ये कहा था कि वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, या वो अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, आप उसका विरोध कर रहे थे। नीतीश जी ने अपने राजनीतिक जीवन में जो मुझको लगता है कि सबसे बड़ी गलती की, उसमें यही गलती उनकी आज भी हम उसी रूप में मानते हैं। नीतीश जी ने समता पार्टी की शुरुआत की, और भी जॉर्ज फर्नांडिस साहब के लीडरशिप में, और उसकी शुरुआत ही जिस आधार पर हुई, उसी आधार को एक तरह से ध्वस्त करने जैसी बात नीतीश जी की ओर से की जाने लगी थी। पूरा का पूरा बिहार उसी आतंक पाखंड राज्य से तो बिहार को बाहर लाने के लिए नीतीश जी के हाथ में लोगों ने सौंपा था, और फिर से उसी तरह बिहार नीतीश कुमार जी देकर चले जाएं, ये कैसे लोग बर्दाश्त कर सकते थे। तो उनके समर्थकों में भी जबरदस्त इस बात को लेकर प्रतिक्रिया थी,
और मैंने इसको महसूस किया, इसलिए हमने उनसे कहा कि यह तो ठीक नहीं है नीतीश जी। और उसके कुछ दिनों के बाद उन्होंने खुद ही रियलाइज किया और वहां से वापिस आ गए। तो भूल सुधार का काम उन्होंने किया, लेकिन बड़ी गलती उनकी थी। हम आज भी इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं रखते। नहीं, तो जो आपने भी उपेंद्र जी जो राजनीति की है पिछले 40-50 वर्षों की राजनीति बिहार के देखा जाए तो वो 3 चरणों में हुई। एक तो सामाजिक न्याय की पहले चरण में लड़ाई हुई, फिर दूसरी बार में लालू जी का राज रहा जिसको आप जंगल राज कहते हैं, और पिछले 20 वर्षों से लगभग नीतीश जी का राज है। तो जो आरजेडी है, तेजस्वी यादव है, वो बार बार इसी बात की दुहाई देते हैं कि भाई वो 20 साल पुरानी बात थी, अब आप इसको कब तक इस बात पर जंगल राज करके आप वोट मांगते रहिएगा। देखिए, 20 साल पुरानी बात थी, लेकिन आरजेडी का अगर बहुत ही सीरियसली उसको देखिएगा रवैया आरजेडी के लोगों का, आज भी उनके आचार व्यवहार और बाकी जो लोगों से साथ संबंध है उसमें कोई बदलाव नहीं दिखेगा। अब कुछ दिन सत्ता में रहे बीच में तेजस्वी यादव भी नीतीश जी के साथ मिलकर ही, तो जैसे ही सत्ता में चले जाते हैं ना, तो जो उनके समर्थक लोग हैं उनका उसी रूप में फिर दिखने लगता है जो 2005 के पहले की स्थिति थी। तो आज भी कोई बदलाव नहीं है, इसलिए बिहार के लोग आरजेडी सरकार में आ जाएगा यह सुनकर ही सहम जाते हैं। तो 20 साल पहले की बात जरूर थी, लेकिन फिर वही राज अगर आ गया तो लोग बहुत ही इसको सुनकर भी घबराते हैं। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से एक दूसरा की अब 2 ही गठबंधन है, सरकार इधर बने कि इधर बने, तो आखिर विकल्प के रूप में जब वही है तो कोई भी चर्चा एनडीए के लोग करेंगे तो उसी को सामने रखकर करना पड़ेगा ना। महागठबंधन के लोग चर्चा करेंगे तो एनडीए को सामने रखकर चर्चा करना पड़ेगा ना। तो इसलिए ऐसी बात होती है और यह बिल्कुल स्वाभाविक है। नहीं तो इस बार ऐसी चर्चा है और नेताओं को भी शामिल करवाया जा रहा है कि भाई आरजेडी कुशवाहा समाज के लोगों को बड़े पैमाने पर टिकट देगी, ताकि ये जो धारणा बनी हुई है कि एक समाज विशेष, देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि 2-4 लोग इधर से उधर चले गए। हर बार चुनाव के पहले होता है, कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि कुछ लोग जिनको लगता है कि इधर टिकट की गुंजाइश नहीं है तो उधर चले जाएंगे, उधर वालों को लगता है कि टिकट की गुंजाइश नहीं तो इधर चले आएंगे। तो चुनाव के पहले तो हर बार ऐसा होता ही है। लेकिन 2-4 लोगों को ला करके अगर आरजेडी के लोग यह समझ रहे हैं कि पूरा का पूरा वोटर्स हमारे साथ आ जाएगा, तो गलतफहमी के लोग शिकार होंगे। यह तो उसी तरह की बात हुई जब एक कोई शेर बूढ़ा हो गया था और फंस गया था, तो कंगन लेकर के लोगों को बुला रहा था कि आइए हमको जरा, तो कोई गया और कंगन की लालच में और उसको फिर पकड़ के उसने जो करना था कर दिया। तो वही स्थिति आरजेडी की है। लोग भरोसा कुछ भी कर लें आरजेडी के लोग नहीं करने वाले। नहीं तो आपने कहा 2 गठबंधन है, लेकिन इस बार एक तीसरी पार्टी भी आई है, जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर की। वो दावा कर रही है कि हम अलग तरह की राजनीति करेंगे, तो उस पर आपका क्या विचार है? नहीं, तीसरी पार्टी क्या, 4वीं, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, अब दर्जनों बहुत सारी पार्टियां हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। एनडीए और महागठबंधन, मुकाबला इनके बीच में। बिल्कुल। तो आरजेडी की तरफ से कोई इंडिकेशन इस बार नहीं मिला आपको कि वो आपसे समझौता करना चाहते हैं, आपको बुलाना चाहते हैं, इस तरह की कोई बात? हम उस ओर देख ही नहीं रहे तो कोई कैसे, हम देखेंगे आपकी ओर तब तो कोई इशारा कीजिएगा, हम देख ही नहीं रहे आपकी ओर तो इशारा क्या कीजिएगा। तो एक और चीज़ जो मुझे बिहार के, मैं सभी नेताओं से भी सवाल पूछता हूँ, आप चूंकि शिक्षक भी हैं, रहे और शिक्षक तो हमेशा रहते हैं, कि बिहार अभी भी देश का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य क्यों है? जब मैं कह रहा हूँ 20 साल से नीतीश जी का शासन है, अभी भी प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम है देश में, और भी जो पैरामीटर्स आप देखेंगे उसमें काफ़ी नीचे। वो ठीक है, ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रहा है, लेकिन बेस ही इतना कम है। तो ये क्या समस्या है? मतलब आपको क्या लगता है कि क्यों, जब इतना एक ग्लोरियस पास्ट रहा है बिहार? यही तो है, ग्लोरियस रहा है इसका जो पास्ट रहा है, लेकिन आज़ादी के बाद ही नहीं, आज़ादी के पहले से बिहार के साथ सौतेलापन का व्यवहार हुआ है, जिसके चलते आज़ाद भारत में भी एक गैप बन गया। जो बाकी देश के अन्य राज्य हैं और बिहार, इतना बड़ा गैप है कि लगातार कोशिश के बाद भी उस गैप को भरने में अभी तक हम सफल नहीं हुए। तो इस गैप के कारण ऐसा है। स्वाभाविक रूप से हर क्षेत्र में यहाँ काम दिखेगा आपको, आप सड़क का काम देख लीजिए, बिजली का काम देख लीजिए, सब, लेकिन फिर भी गैप है, हम इसको स्वीकार करते हैं
और इस गैप को भरने के लिए निरंतर राज्य की सरकार प्रयास कर रही है। हाँ, कुछ मोर्चों पर और प्रयास की जरूरत थी जिसमें थोड़ी कमी रही है, जिसको हम भी स्वीकार करते हैं। खास करके एजुकेशन और हेल्थ का जो सेक्टर है, इसमें और तेज गति से काम करने की जरूरत थी, जो नहीं हो पाया, लेकिन अब इस पर होगा। तो इसलिए ऐसी स्थिति है, वरना सरकार की ओर से तो निरंतर प्रयास, ईमानदार प्रयास जारी है। नहीं, मैं आपको ये इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि चूंकि आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे, पढ़े हैं आप, कि चुनाव आते ही बात पूरी जो है आइडेंटिटी पर आ जाती है, मतलब जाति पर आ जाती है या धर्म पर आ जाती है, लेकिन कोई मतलब कोई रोड मैप नहीं दिखता है इसको लेकर। नहीं, देखिए, जहां तक चुनाव में जाति की बात है, धर्म की बात है, तो बिहार को ऐसा कह करके बदनाम किया जाता है, क्योंकि क्या यह जो जात पात की स्थिति है चुनाव के समय में सिर्फ बिहार के साथ है? अब देश के किस राज्य में जात पात के आधार पर नहीं होता है? सभी राज्य में। अब हो सकता है एक आध कोई अपवाद हो, वरना किसी भी राज्य में होता है। तो कर्नाटका में होता है तो वहां के बारे में बहुत लोग नहीं बोलते। अब बिहार में होता है तो देखिए, जमीनी सच्चाई है जो देश भर हमारे देश में जो सामाजिक स्थिति है, बनावट है, तो उसका असर, रिफ्लेक्शन तो हर जगह दिखेगा। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार में, आप महाराष्ट्र में जाइए वहां दिखेगा, दूसरे किसी स्टेट में चले जाइए वहां दिखेगा। तो वहां दिखता है तो लोग उसकी चर्चा नहीं करते हैं, और हमारे यहां थोड़ा दिखता है तो लोग चर्चा करते हैं। मेरे ख्याल से बिहार को बदनाम करने के लिए ऐसी बात की जाती है। जो देश भर की स्थिति है वही राज्य की स्थिति है। तो जाति जनगणना की मांग जो आप भी पहले से कर रहे थे, वो अभी पिछले महीने जाकर सरकार ने मान ली, लेकिन पहले बीजेपी इसका विरोध कर रही थी, विरोध नहीं भी कर रही थी तब भी बहुत खुल के समर्थन नहीं कर रही थी। तो इसका श्रेय जो है राहुल गांधी या तेजस्वी यादव ले रहे हैं कि उनके दबाव में बीजेपी को ये फैसला करना पड़ा, खास करके बिहार चुनाव के चलते? नहीं, देखिए, एक तो बीजेपी के लोग विरोध कर रहे थे, ऐसा कहना उचित बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बिहार में जातीय जनगणना, जातीय सर्वे की बात जो हुई, उसमें विधानसभा में जो प्रस्ताव लिया गया, सरकार ने जो निर्णय लिया, तब बीजेपी शामिल थी सरकार में, और तब यह निर्णय हुआ। विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ। भारत सरकार से भी जो आग्रह किया गया कि देश में जात की गिनती कराइए, उसमें भी जो यहाँ से प्रस्ताव हुआ, या मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक डेलीगेशन गया प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, उसमें बीजेपी के लोग थे। तो इसलिए ऐसा कहना कि बीजेपी के लोग विरोध में थे, अब इंडिविजुअल एक आध कहीं किसी ने किया हो, लेकिन एज ए पार्टी बीजेपी विरोध में नहीं थी। और जहां तक क्रेडिट लेने की बात है, तो क्रेडिट लेने की बात, अब कुछ भी लोग कर लें, चुनाव है इसलिए क्रेडिट लेने की होड़ में शामिल होता हुआ दिख रहे हैं लोग। कांग्रेस के लोग हो, खास करके कांग्रेस और आरजेडी भी, सत्ता में आजादी के बाद से लेकर इधर कुछ दिनों को छोड़ दीजिए और बीच में छिटपुट साल 2 साल की बात छोड़ दीजिए, तो लगातार कांग्रेस के लोग रहे हैं देश की सत्ता में भी। और सिर्फ कांग्रेस के लोग ही नहीं रहे, स्वयं लालू जी भारत सरकार में कभी इस ताकत में हुआ करते थे कि जो कहते वह भारत की सरकार को करना पड़ता। उस वक्त इन लोगों को जात की गिनती करना है या नहीं सुझा था, उस वक्त भी कांग्रेस के लोग कर सकते थे, उस पर भी आरजेडी लालू यादव जी बाध्य कर सकते थे, और जब बाध्य करते तो कांग्रेस के लोगों को करना पड़ता, तो उस वक्त तो नहीं इनको सुझा। अब जब सत्ता से बाहर हैं तो कैसे सत्ता में आ जाए, इस व्याकुलता के कारण कांग्रेस के लोग भी अब समर्थन में बोल रहे हैं, आरजेडी भी का भी वही रवैया है। तो लोग समझ रहे हैं चीजों को कि इनको मौका मिला तो नहीं, अब जब कोई सरकार कर रही है तो क्रेडिट लेने के लिए आ गए। सीधी बात है, हमारे प्रधानमंत्री जी का टोटल क्रेडिट उनके ऊपर है, और बाकी जो पार्टी देश भर में जो मुहिम चलाते रही है, तो एक माहौल उसके चलते बना, जिसके चलते यह निर्णय हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है, उनका धन्यवाद किया जाना चाहिए। तो बिहार चुनाव के लिए फैसला किया गया? देख लीजिए, बिहार का मामला थोड़े है ही, देश में सेंसस हो, ये बिहार का मामला तो है नहीं। संजोग है कि चुनाव है, और इतना बड़ा देश है, कोई ना कोई राज्य का चुनाव तो होते रहता है। तो कभी कोई केंद्र की सरकार फैसला ले तो कहा जाएगा कि वहां चुनाव है इसलिए फैसला लिया गया। बिल्कुल चुनाव से इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा देश है, चुनाव संजोग है बिहार में है, बस। तो जो एक और मामला आप इससे जुड़ा हुआ जो उठा रहे परिसीमन का, जो मैं दर्शकों को बता दूं कि जनगणना के बाद में लोकसभा का 2026 तक जो सीटें हैं वो फ्रीज हो रखी है, जो संशोधन हुआ था संविधान में, और अब वापस नए सिरे से जो जनगणना होगी उसके बाद सीटों की संख्या बढ़नी है, उसका नक्शा बदलना है।
तो उपेंद्र कुशवाहा जी ये मामला उठा रहे हैं कि बिहार के हक में या उत्तर भारत की अगर बात करूं कि वहां सीटों की संख्या बढ़ेगी क्योंकि वहां आबादी बढ़ गई है। तो आप ये कह रहे हैं कि 60 सीटें हो जाएंगी बिहार में, लेकिन दक्षिण भारत के राज्य ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपने परिवार नियोजन नहीं किया बिहार में तो हमारा पॉलिटिकल खामियाजा हम इसका क्यों भुगते? देखिए, दक्षिण के लोग जो भी तर्क दे रहे हैं बिल्कुल बेबुनियाद तर्क है उनका। उनकी आबादी जब बढ़ रही थी तब तो परिसीमन उनको अच्छा लग रहा था। परिसीमन हम चाहते हैं तो यह हम किसी की कृपा नहीं चाहते। हमारे संविधान ने हमको यह अधिकार दिया। संविधान जब बना तो उस संविधान में लिखा गया कि हर 10 साल पर देश में जनगणना होगी और उस जनगणना में जो आबादी के आंकड़े आएंगे उसके आधार पर सीटों का निर्धारण होगा। 1951, 61 और 71 3 बार की जनगणना के आधार पर परिसीमन हुआ और पहली बार 494, फिर 522 और अंतिम में 1971 की जनगणना के आधार पर 543 लोकसभा क्षेत्रों की संख्या देश में निर्धारित की गई। तो आप देखिएगा आबादी का आंकड़ा, तो देश में जब से जनगणना की शुरुआत हुई है 1881 तब से लेकर आजादी के समय तक लगभग 150 साल लगातार दक्षिण के राज्यों की आबादी बढ़ी और 61 से लेकर 71 तक भी बढ़ी हुई आबादी ही वहां थोड़ा सा 71 में कम हुआ पहले के कंपैरिजन में, लेकिन उस समय उनकी आबादी तेज गति से बढ़ी और तब हमारी आबादी नहीं बढ़ी थी। तब बिहार और बिहार के अगल बगल के जो राज्य हैं उनकी आबादी नहीं बढ़ी थी, बल्कि वो 150 साल में तो आबादी और कम ही हो गई थी। और इसका कारण भी था अंग्रेजों के आतंक के शिकार हम सबसे ज्यादा हुए, हमारे यहाँ अकाल की स्थिति सबसे ज्यादा हुई, महामारी के चलते हम ज्यादा प्रभावित हुए, तो तब हमारी आबादी नहीं बढ़ी बल्कि घट गई। तो जब हमारी आबादी घटी और उनकी आबादी बढ़ गई तो उस समय 61 का परिसीमन उनको उचित दिखा, 71 में भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब बाद में जब हमारी आबादी अब बढ़ने लगी, हम मानते हैं कि हमारी आबादी बढ़ी है, तो अब आबादी बढ़ी है तो हमारा संविधान कहता है कि आबादी के अनुरूप परिसीमन होना चाहिए। तो इसलिए उनका यह कहना बिल्कुल गलत है। उनको लाभ मिल रहा था तब ठीक था, अब हमको लाभ मिलने वाला है तो अब गलत हो गया। एक दूसरा, हमारे संविधान की शुरुआत ही होती है प्रस्तावना में हम भारत के लोग। भारत के लोग कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति का मूल्य यहां बराबर है, महत्व बराबर है। एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, हमारे संविधान ने यह कहा है। चाहे कोई व्यक्ति कर्नाटक का रहने वाला हो, पश्चिम बंगाल का रहने वाला हो, जम्मू कश्मीर बिहार का रहने वाला हो, उसको एक वोट डालने का अधिकार है और उसके वोट का उतना ही मूल्य होगा जितना मूल्य किसी और राज्य के किसी नागरिक का होगा। लेकिन अभी जो स्थिति बन गई है, परिसीमन फ्रीज कर देने के कारण 50 साल से जो नहीं हो रहा है, उसके चलते बिहार और अगल बगल के जो राज्य हैं यहाँ औसतन 31 लाख लोग मिलकर एक एमपी भेजते हैं चुनकर, और उधर जो राज्य हैं वहां मात्र 21 लाख औसतन लोग मिलकर एक एमपी चुनते हैं। तो हमारे यहाँ का 31 लाख का वैल्यू उनके यहाँ 21 लाख बराबर है। यह संविधान के बिल्कुल खिलाफ है, संविधान के प्रस्तावना के खिलाफ है, संविधान की आत्मा के खिलाफ है। इसलिए हम अपने संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं, हमको यह अधिकार मिलना चाहिए। नहीं, पर जो दूसरा पक्ष है वो ये कहता है कि इससे देश टूट जाएगा, मतलब बंटवारा हो जाएगा अगर इस तरह की बात होगी तो। कैसे देश टूट जाएगा? देश टूटने की बात है और कोई कर रहा है तो देशद्रोही बात होगी। देश जब संविधान हमारा जो कहता है उसको कैसे ये इसका मतलब संविधान में पर आरोप, संविधान पर कोई आरोप लगा रहा है, बिल्कुल गलत बात है। देश टूटने जैसी कोई बात नहीं है, इसमें देश टूटने का कहाँ सवाल पैदा होता है। संविधान ने जो अधिकार दिया वो अधिकार हम, मतलब उत्तर भारत का दबदबा और बढ़ जाएगा। पहले से ही उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि पहले से ही मान लीजिए बिहार ने आपने कहा 60 सांसद भेज दिया, अभी 40-39 जा रहे, तो फिर तो और दबदबा बढ़ जाएगा, ये उसका आर्ग्यूमेंट दिया जाता है। देखिए हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था है और इस व्यवस्था में किसी का दबदबा का बढ़ जाएगा उस रूप में ऐसा नहीं कहा जा सकता। हाँ, राजनीतिक रूप से थोड़ी ताकत जरूर बढ़ती है, जो आज भी है, आज भी है। सामान्य तौर पे एक आध घटना को छोड़ दीजिए तो इन्हीं राज्यों के लोग प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो यह तो आज भी है। तो इस स्थिति को तो सब लोगों ने मिलकर कबूल किया, तभी तो संविधान हमारा बना।
तो ऐसी स्थिति तो है और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं। ऐसा थोड़े है कि यहाँ से एमपी की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो सब एमपी लोग डंडा लेकर के कर्नाटक चले जाएंगे, वैसा तो नहीं है ना। ये मिल बैठ करके शासन चलता है ना। तो इसलिए इस तरह की बात बिल्कुल भ्रामक बात है, इसमें कोई दम नहीं। एक और जो मुद्दा है, मैं अंत में आपको उस तरफ ले जाना चाहता हूं कि जो शराबबंदी नीतीश जी ने की है, तो उस पर आपकी क्या राय है? उससे राजस्व का नुकसान होता है, ऐसी बात कही जाती है, और मतलब वो राजस्व के नुकसान से जोड़कर इसको नहीं देखा जाना चाहिए। ये आदमी के चरित्र का सवाल है और इससे कई तरह की परेशानी होती है। शराब अगर बंद नहीं हो तब तो उन परेशानियों से बचने की कोशिश है। इससे समाज का, व्यक्ति का नैतिक ह्रास, हर तरह से कहीं आर्थिक रूप से नुकसान, तो इससे बचने का उपाय है। और गांधी जी ने भी कहा था कि शराब नहीं पीना चाहिए और सब लोग मानते हैं। हम आप कोई भी व्यक्तिगत रूप से हम मानते हैं कि शराब अच्छी चीज नहीं। हम भले कितना भी शराब पिए, लेकिन हमको अगर अपने घर में किसी लड़की, बेटी, किसी की शादी करनी हो तो हम आप भी बहनोई दामाद शराबी नहीं खोज सकते, जबकि हम खुद शराब पीते हो फिर भी नहीं खोजते। क्यों? इसलिए कि शराब पीना अच्छा नहीं माना जाता, बिल्कुल अच्छा है भी नहीं। तो उस दृष्टि से सरकार ने किया है, तो उसको राजस्व से जोड़कर नहीं देखते। नहीं, पर एक बात ये कही जाती है कि भाई शराबबंदी है लेकिन होम डिलीवरी हो रही, मतलब शराब मिल रही है लेकिन शराबबंदी है, सरकार उसको अमल में नहीं ला पाती है। अच्छा, कोई भी कानून सिर्फ सरकार के चाहने से 100% सफल हो जाएगा? कभी नहीं सफल होगा। जब तक आम लोग नहीं चाहेंगे तब तक सफल नहीं होगा। सरकार ने अच्छा प्रयास किया है, लोगों को सहयोग करना चाहिए। अब लोग सहयोग नहीं करेंगे तो कैसे उसमें भारी सफलता मिल जाएगी? आप शराबबंदी की बात तो छोड़ दीजिए, कोई कानून लोगों के सहयोग के बिना नहीं सफल हो सकता है। सरकार ने ईमानदार प्रयास किया है, मुख्यमंत्री जी ने अच्छा काम किया है। आम लोगों से हम तो बार बार कहते हैं कि सब लोग मिलकर सहयोग कीजिए तो यह अच्छा काम सफल होगा, वरना कठिनाई तो है, इसको हम स्वीकार करते हैं। एक आखिरी सवाल है मेरा कि क्या विधानसभा चुनाव लड़ेंगे इस बार? व्यक्तिगत रूप से देखिए, आपको भी मालूम है, सब लोगों को मालूम है, हमारे संविधान ने 4 ही सदन देश में बनाए, 2 दिल्ली का सदन और 2 राज्य का सदन। तो लोगों की कृपा है कि चारों सदन में जाने का मुझको अवसर मिल चुका है, इसलिए विधानसभा लड़ने की कोई बात मेरी ओर से नहीं। आपकी ओर से नहीं, लेकिन आपकी पार्टी चाहेगी तो? नहीं, वैसा वो तो राजनीति में अपनी बात को कहने का तरीका होता है। पार्टी क्या चाहेगी? जो हम चाहेंगे वही पार्टी चाहेगी, व्यवहारिक बात यही है। तो यह हम कह दें अपनी बात को दूसरे तरीके से कि पार्टी चाहेगी, हमारे मन में होगा तो हम कह देंगे कि पार्टी चाहेगी। नहीं, चिराग पासवान जी आजकल ऐसा ही कहते हैं कि बाकी लोग क्या कहते हैं वो उनका विषय है, लेकिन हमने कहा कि चुनाव हमको नहीं लड़ना है। तो एक और जो मतलब चिराग पासवान जी की चूंकि बात हो रही है कि वो भी सक्रिय है बिहार में चुनाव लड़ने की, उनकी भी बात हो रही है, उनकी पार्टी कम से कम कह रही है, जैसे मैं कह रहा हूँ, तो वो भी एक बार एनडीए में एक और एलआई बढ़ गया है इस तरह से। नहीं, तो चुनाव लड़ना चाहे तो एनडीए में तो है ही, लोकसभा में है। अगर विधानसभा चुनाव उनकी पार्टी चाह रही है या खुद चाह रहे हैं तो इसमें क्या कठिनाई है? कोई दिक्कत तो है नहीं। तो उनके बारे में क्या राय है आपकी, मतलब कि उनको उनकी राजनीति के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि वो भी मुख्यमंत्री बनने की कहीं ना कहीं आकांक्षा रखते हैं, हर आदमी रखता है जो राजनीति में होता है, लेकिन इस बार वो सक्रिय दिख रहे हैं। नहीं, तो ठीक कह रहे हैं आप कि जो भी राजनीति में है वह चाहता ही है। और राजनीति में क्या, बाकी जैसे आप मीडिया में हैं तो आप चाहिए कि मीडिया में ऊंची से ऊंची जगह पर जाएं, तो आकांक्षा रखना इसमें कहाँ कोई बुराई है। लेकिन हाँ, उसके लिए कोई हड़बड़ी करने से तो होता नहीं, जो तरीका है उसी तरीका से हो पाएगा। तो चिराग जी भी सक्रिय हैं उस रूप में, तो क्या कठिनाई है? उसमें कोई कठिनाई तो है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र कुशवाहा जी। तो हमारे साथ जुड़े थे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी। लंबी बातचीत की उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, और जो अटकलें हैं उन पर एक तरह से विराम लगाया कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो एनडीए में ही बने रहे हैं, और ये बातें जो उड़ाई जा रही है कि वो नाराज है, ऐसी कोई बात नहीं है। एक और बात उन्होंने कही कि वो खुद विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। एक बार फिर से ये इंटरव्यू देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कोई सवाल है तो वो कमेंट बॉक्स में टिप्पणी भेजिए, हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। ये इंटरव्यू अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एक बार फिर से बिहार तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।